हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामू की बीवी कमला का आज देहांत हो गया और वो अपने पीछे 3 छोटी छोटी बेटियों को छोड़ गई अपने पति के सहारे। कमला का पार्थिव शरीर घर के आंगन में रखा गया था, जहां पर उसके मरने पर काफी सारे लोग आए हुए थे और कमला की तीनों बेटियां पूनम, हरजीत और सोनी उसके पार्थिव शरीर के पास बैठकर रो रही थी। वहीं रामू एक कोने में खड़ा रो रहा था और मन में कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया। अब मैं इन 3 बेटियों को कैसे संभालूंगा, और ये तो अभी बहुत छोटी है। भाग्यवान, तुम क्यों ऐसे मुझे अकेले छोड़ गई। मैं क्या करूं? तभी वहाँ खड़ा आदमी कमला को शमशान ले जाने के लिए कहता है और 4 लोग मिलकर कमला की अर्थी को उठाकर ले जा रहे होते हैं। तभी रामू की बेटियां जोर जोर से रोने लगती हैं और वो सभी लोग कमला के पार्थिव शरीर को शमशान ले जाते हैं। उसके बाद रामू अपनी पत्नी कमला का अंतिम संस्कार करने के बाद घर आता है। उसकी तीनों बेटियां रो रही होती हैं और रामू तीनों को चुप करवाता है। फिर उनके लिए खाना बनाने जाता है, पर रामू को तो कुछ आता ही नहीं था बनाना, इसीलिए वो खुद से कहता है, हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों को क्या बनाकर खिलाऊं। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है बनाना। रामू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी बड़ी बेटी पूनम कहती है, पापा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ पापा, भूख लगी है, मम्मी को बोलो ना खाना ला कर दे। आप उन्हें कहाँ छोड़ कर आ गए हो? अपनी छोटी छोटी बेटियों के इन सवालों का रामू के पास कोई जवाब नहीं था और वो बेचारा रोते हुए अपने बच्चों को कहता है, मेरी बच्चियों, मेरे पास तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना, मैं अभी कुछ बनाता हूँ। इतना कहकर रामू किचन में जाता है और आटा गूंथता है और कच्ची पक्की रोटियां बनाता है। फिर थोड़ी सा साग बनाता है और अपनी बेटियों को दे देता है खाने के लिए। और वो खाना खाकर उसकी छोटी बेटी कहती है, अरे पापा, इसमें तो बहुत नमक है और रोटी भी कच्ची है, मुझे नहीं खाना ये गंदा खाना। हरजीत बेटी, मुझे तुम्हारी मम्मी की तरह अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। आज खा ले ऐसा खाना, कल मैं बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगा। ठीक है पापा, कल मुझे बहुत अच्छा खाना खाना है। रामू अपनी बेटी को अच्छा खाना बनाने की बोल तो देता है, पर उसे भी नहीं पता था कि कैसे होगा। और फिर रात को सबके सोने के बाद रामू अपना फोन निकालता है और उसमें अच्छा खाना कैसे बनाए ये सीखता है। क्योंकि रामू गरीब था तो वो ज्यादा महंगा खाना नहीं बना सकता था, इसीलिए रामू सस्ता पर अच्छा खाना बनाने की रेसिपी देखता है और सीखता है। और अगली सुबह अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से पहले उनके लिए नाश्ता बनाता है और नाश्ते में रामू ब्रेड से सैंडविच बनाता है और अपनी बेटियों से कहता है, ये लो मेरी बच्चियों, मैंने तुम तीनों के लिए सैंडविच बनाया है, जल्दी से खाओ। अरे वाह पापा, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है देखने में, खाने में कैसा होगा? अरे खा कर देखो तुम लोग। रामू की तीनों बेटियां खाना शुरू करती हैं। जैसे ही वो एक बार सैंडविच को खाती हैं तो कहती हैं, अरे ये तो बड़ा टेस्टी है। अच्छा लगा ना तुम सबको? हाँ। अब रामू अपनी तीनों बेटियों को तैयार करके स्कूल छोड़ आता है और खुद वहाँ से काम पर चला जाता है। फिर काम जल्दी से करके घर आता है और सबके लिए रसोई में जाकर खाना बनाता है, जिसके बाद अपनी बेटियों को स्कूल से घर लाता है और उन्हें खाना खिलाता है। अब रोज रामू कुछ न कुछ नया अपनी रसोई में बनाता और अपनी बेटियों को खिलाता। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। धीरे धीरे अब पूरे 10 साल बीत चुके थे और अब रामू की तीनों बेटियां भी बड़ी हो चुकी थी, तो वहीं रामू की भी उम्र हो गई थी। रामू आज भी अपनी बेटियों को अपने हाथ से खाना बनाकर दिया करता था, पर गरीबी भी उनके साथ ही उसी तरह थी जैसे रामू अपनी बेटियों के साथ। रामू को अपनी तीनों बेटियों पर नाज था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बेटियां हमेशा उसकी बात मानेंगी। रामू की तीनों बेटियां अब जॉब कर रही थीं और उनमें से सिर्फ बड़ी बेटी पूनम ही अपने पापा को सैलरी के सारे पैसे दिया करती। बाकी की 2 बेटियां अपने शौक पूरा करने में खर्च करती। एक दिन रामू की छोटी बेटी घर आकर अपने पापा से कहती है, पापा कहाँ हैं आप? क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों आवाज लगा रही है? अरे पापा भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दे दो।
अरे आज तो घर में कुछ भी नहीं है, मैं सोनी को क्या दूं खाने को। बेटी वो क्या हुआ पापा? बेटी आज घर में कुछ भी नहीं है खाने का सामान। पर पापा अभी कुछ दिन पहले ही तो पूनम दीदी की सैलरी आई थी, उन्होंने दी नहीं क्या आपको? तभी वहाँ पूनम और हरजीत दोनों आती हैं और कहती हैं, अरे पिछले ही महीने तो दिए थे पापा ने पैसे, कहाँ गए वो पैसे? बेटी उन पैसों से घर का सामान आ गया। सब पैसों का सामान थोड़ी आया होगा। अरे दीदी, पापा ने खर्च कर दिए होंगे। इनके भी तो शौक बढ़ते जा रहे हैं, खुद तो काम धंधा छोड़कर बैठे हैं। लोग कहते हैं कैसा बाप है, बेटी की कमाई खा रहा है। दीदी ये आप क्या कह रही हो? आपको कुछ समझ भी आ रहा है? और वैसे भी पापा ने हम तीनों की वजह से ही काम छोड़ा है, ताकि हम तीनों को घर का काम न करना पड़े और कहीं हम तीनों रसोई में ही ना सिमट कर रह जाएं। सोनी तू अपना मुंह बंद कर, बड़ी पापा की चमची बनती है। तो क्या हुआ, खाना देते हैं पापा हमको, हम भी इन्हें बैठे बैठे पैसे ला कर देते हैं ना। दीदी आप ये सब कह रही हैं, आप तो हम सबसे बड़ी हो ना, आपको तो सब पता है कि पापा ने कितनी मुश्किलों का सामना करके हमें बड़ा किया है, वो भी माँ के मरने के बाद। यहाँ तक कि इन्होंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। अरे तो किसने रोका था इन्हें? कर लेते दूसरी शादी, हमने तो कभी नहीं बोला कि दूसरी शादी मत करो। वाह दीदी, अभी जब इन्होंने दूसरी शादी नहीं की तब आप दोनों पापा को इतना सुना रहे हो, और अगर ये दूसरी शादी कर लेते और दूसरी सौतेली माँ हमारे लिए ले आते तो आप दोनों इन्हें दूसरी शादी क्यों की, इस बात पर ताने देती। तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी है हमसे? भूल मत, हम तेरी बड़ी बहनें हैं। और आप भी भूल रही हैं कि ये जो आदमी है वो हमारे पापा हैं। अरे पूनम दीदी, आप भी किसको समझा रही हो? इसे तो पापा ने सर पर चढ़ा लिया है ताकि ये बड़ी होकर हमारे खिलाफ बोले। चलो यहाँ से। इतना कहकर पूनम और हरजीत दोनों वहाँ से अपने कमरे में जाती हैं। वहीं रामू अपनी दोनों बेटियों की बातें सुनकर रोने लगता है और अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे जाकर कहता है, कमला तू मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़कर गई? मैं अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाया, ना ही मैं इन्हें अच्छे से संस्कार दे पाया और ना ही अपने हाथों का खाना खिला पाया। मुझे माफ कर देना कमला। नहीं पापा, आप ऐसा मत कहो। आपकी दो बेटियां आपकी इज्जत नहीं करती तो क्या हुआ, आपकी एक बेटी तो आपसे बहुत प्यार करती है ना। हाँ मेरी बच्ची। इतना कहने के बाद सोनी अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर रामू को देती है और उसे कहती है, ये लो पापा, कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे थे, अब आप जल्दी से बाजार चलो, कुछ अच्छा लेकर आते हैं रात के खाने के लिए, और आप बनाओगे मेरे लिए और साथ में मुझे खिलाओगे भी। अब से आप अकेले खाना नहीं बनाओगे, मैं भी आपके साथ खाना बनवाऊंगी। ठीक है मेरी बेटी। इतना कहकर दोनों बाप बेटी बाजार जाकर रात के लिए खाने के लिए सब्जियां ले आते हैं और घर आने के बाद रामू और सोनी रसोई में जाती हैं, जहां सोनी अपने पापा की मदद करती है खाना बनाने में। कुछ समय बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और सभी खाना खाने बैठते हैं। और फिर जैसे ही सोनी की बाकी दो बहनें भी खाना खाने के लिए बाहर आती हैं, तो सोनी उन्हें रोक कर कहती है, रुकिए, आप दोनों ये खाना नहीं खा सकती। पर क्यों? और तू होती कौन है हमें रोकने वाली? मैं उस बाप की बेटी हूँ जिसने ये खाना बनाया है और जिसे आप दोनों पसंद नहीं करती। चलो दीदी यहाँ से। इन्हें क्या लगता है हम इनके बनाए खाने पर ही जिंदा हैं? हम खुद बना लेंगे और इतना अच्छा बनाएंगे जो कि इन्हें छूने भी नहीं देंगे। हाँ ठीक है, चल रसोई में। पूनम और हरजीत रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। सोनी ये तूने क्या किया? खाने से रोक दिया अपनी ही बहनों को। पापा उन्हें आता जाता तो है नहीं कुछ बनाना, देखना अभी कैसे वापस आकर आपसे माफी मांगती हैं। इतना कहकर रामू और सोनी खाना खाने लगते हैं। तभी किचन में से कुछ जलने की बदबू आती है। फिर रामू और सोनी भागकर रसोई में जाते हैं तो देखते हैं कि हरजीत और पूनम दोनों का मुंह काला हुआ होता है और सारा सामान यहाँ से वहाँ पड़ा होता है। और ये देखकर सोनी जोर जोर से हंसती है और कहती है, तुम तो खाना बनाने आई थी दीदी, भूत कैसे बन गई? हमने कभी खाना नहीं बनाया ना, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ पापा, हमें माफ कर देना, हमने आपको बहुत कुछ कह दिया, हम भूल गए थे। आपने हमें बचपन से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया, फिर हमने आपकी इज्जत नहीं की। अपनी बेटियों के पछतावे को देख रामू खुश हो जाता है और फिर उन्हें माफ कर देता है और अपने साथ बैठाकर खिलाता है। कंचन पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौटती है, जहां उसकी माँ सुनीता
उसके लिए शरबत बनाती है। तो वहीं पिता नरेश अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही कंचन घर के दरवाजे पर आती है तो उसकी माँ बोलती है, आ गई मेरी बच्ची। हाय कितनी पतली हो गई है, हॉस्टल में खाना नहीं मिलता क्या? माँ, आप बिना कुछ भी बोलती हैं। अरे आजकल की लड़कियों को पतला ही रहना चाहिए। अरे क्या अब उसको दरवाजे पे खड़े खड़े सुखा रही हो? अंदर भी आने दो, बेचारी को थक गई होगी वो। जिसके बाद कंचन अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है और सुनीता उसे शरबत लाकर देती है। और शरबत पीकर कंचन बोलती है, वाह माँ, इतने दिनों बाद आपके हाथ का शरबत पीकर मजा ही आ गया। और हम तो यही शरबत पीकर जी रहे हैं बेटा। क्या करें, जब से तू गई है तब से तेरे हाथ से बना 56 भोग जैसा खाना खाने को नहीं मिलता। हाँ हाँ, मैं तो जैसे आपको भूखा ही रखती हूँ। बेटी आई नहीं कि अपनी फरमाइशें चालू हो गई बस। माँ पापा, आप दोनों कभी नहीं सुधरोगे। पता नहीं आपकी ये शिकायत करने की आदत कब जाएगी। ये सब तो चलता रहता है बेटा। तू आज एक काम कर, अपने हाथ से बना कुछ बढ़िया सा खिला दे। कुछ क्यों पापा, मैं आपको 56 भोग बनाकर खिलाऊंगी। इतना कहकर कंचन जल्दी से हाथ मुंह धोती है और फिर किचन में 56 भोग बनाने चली जाती है और कुछ ही देर में खाना तैयार करके टेबल पर लगा देती है। खाने को देखकर उसके माता पिता बोलते हैं, हाय कितनी गुनी है मेरी बेटी। ऐसा 56 भोग तो कोई भी नहीं बना पाएगा, वो भी अकेले। अरे मैं तो कहती हूँ जिसके भी घर जाएगी उसके तो भाग ही खुल जाएंगे। 16 आने सच कह रही हो भगवान। जिसके बाद सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कंचन जब भी खाना बनाती तो 56 भोग ही बनाया करती। ऐसे ही एक दिन कंचन के लिए रिश्ता आता है और उस दिन भी कंचन 56 भोग ही बनाकर मेहमानों के सामने रखती है। दोनों माँ बेटे कंचन का बनाया हुआ 56 भोग खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जिसके बाद अमन बोलता है, अरे वाह माँ, कितना स्वादिष्ट है। कंचन जी, आपके हाथों में तो जादू है। आप शादी के बाद भी ऐसा ही 56 भोग बनाएंगी ना? जी क्यों नहीं, मुझे 56 भोग बनाना बहुत पसंद है। मैं आपके लिए रोज तरह तरह का खाना बनाऊंगी। जिसके बाद एक अच्छा दिन देखकर कंचन और अमन के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। ससुराल में भी अपनी पहली रसोई की रस्म में कंचना 56 भोग ही बनाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कंचन नए नए तरीकों से 56 भोग बनाया करती। कभी उसमें मराठी तो कभी गुजराती या फिर बिहारी खानों का मिश्रण डाला करती, तो कभी चाइनीज खाने का। इसी तरह वो रोज ढेर सारा खाना बनाया करती। ये देखकर एक दिन उसकी सास बोलती है, बहू, ये क्या रोज रोज तू 56 भोग बनाती रहती है? कभी सादा खाना भी बना लिया कर। अरे इसको बनाने में जितनी तेरी मेहनत लगती है ना, अरे उससे कई ज्यादा तो इसे बनाने का खर्चा आता है। लेकिन माँ जी, मैं तो रोज अलग और नई चीजों को मिलाकर बनाती हूँ ना। अरे ओ बैल बुद्धि, 56 भोग को अलग अलग तरीके से बनाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बनाती तो फिर भी तू ढेर सारा ही है और जो बच जाता है उसे फेंक देती है। अरे मैं पूछती हूँ, इसके लिए पैसे क्या पेड़ से टपकते हैं? माँ जी, मुझे नहीं अच्छा लगता वो सब खाना। अरे क्या मजा आता है रोज रोज सादे से दाल चावल खाने में। अरे आपको तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। हे भगवान, लोग कहते हैं कि नई नवेली बहू घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आती है और एक मेरी बहू है 56 भोग बना बनाकर घर की सारी लक्ष्मियां लुटा रही है। निर्मला के इतना सब कहने के बाद भी कंचन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रोज 56 भोग बनाती। ऐसे ही एक दिन निर्मला कंचन को बोलती है, बहू, आज रात में खिचड़ी बना दियो, मेरे पेट में कुछ दर्द सा हो रहा है। इतना कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और रात को जब अमन ऑफिस से घर आता है तो फ्रेश होकर खाना खाने टेबल पर बैठ जाता है। तो टेबल पर वही पनीर, छोले, पूड़ी, मिठाई जैसे 56 भोग दिखता है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर बोलता है, ये क्या है कंचन, तुमने फिर वही रोज की तरह 56 भोग लाकर परोस दिया, और वो भी इतना सारा।
कभी कुछ सिंपल और हल्का भी बना लिया करो यार। वही तो, अरे 3 लोगों के लिए भी ये 56 भोग बना के रख देती है। अरे इतना सारा खाना रोज रोज कौन खाएगा? मुझे तो डर लगता है कहीं एक दिन में ये 56 भोग खाते खाते टपक ना जाऊं। अरे मुझे समझ नहीं आता, आप लोगों को जब बना बनाया अच्छा खाना मिल रहा है तो आप लोगों को खाने में भी दिक्कत है। कंचन की ये बात सुनकर अमन और निर्मला समझ जाते हैं कि उनके कहने से कंचन नहीं समझने वाली। इसीलिए वो दोनों मिलकर कंचन को सही रास्ते पे लाने के लिए प्लान बनाते हैं। और एक दिन अमन जब ऑफिस से घर आता है तो वो बोलता है, माँ, कंचन, ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, जिसके कारण कुछ एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और आप दोनों को तो पता है कि ये घर हमें ऑफिस की तरफ से ही मिला था, तो अब हमें इसे भी छोड़ना पड़ेगा। क्या? अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा? अमन जी, फिर हम कहाँ जाएंगे? मैंने अपनी सेविंग से एक छोटा सा घर किराए पर लिया है। अब हमें वहीं रहना होगा जब तक कि मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। ये सब सुनने के बाद तो जैसे कंचन के होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो तीनों अपना जरूरी सामान लेकर किराए के मकान में रहने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन कंचन अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बाजार से कुछ सब्जियाँ ले आइए ना, घर में कुछ भी नहीं है बनाने को। अरे तुझे तो पता है कि सब्जियां फ्री में नहीं मिलती, और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं रोज रोज कुछ अलग अलग खरीदूं, तो जो कुछ भी घर में है वही बना दे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि महारानी को 56 भोग बनाने की आदत है, इनसे तो कुछ और बनेगा ही नहीं। इतना कहकर निर्मला खुद ही खाना बनाने लगती है और रात को तीनों मिलकर चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। तो कंचन अपने सामने थाली में नमक और रोटी देखकर बोलती है, माँ जी, ये क्या है? नमक और रोटी? अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं खाया। छी, ये कितना बेस्वाद है, इसमें कोई मजा नहीं है। हाँ, तो अब तेरे लिए 56 भोग परोसू क्या? देख बहू, दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। जो रखा है सामने वो खा ले, और अगर नहीं खाना तो भूखी मर। इतना बोलकर वो खाना खाने लगती है और कंचन को एहसास होता है कि सच में उसने कितना खाना वेस्ट किया है और अब वही खाना उसके नसीब में नहीं है। फिर वो दुखी होकर बोलती है, माँ जी, अमन जी, मुझे समझ आ गया है कि खाने की क्या अहमियत होती है। आप लोग जो भी कहते थे वो बिल्कुल ठीक था। खाना हमेशा हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो अब तुम्हें खाने की अहमियत पता चल ही गई। तुम जानती हो, जितना खाना बचा तुम फेंक देती थी, उतना तो किसी को नसीब भी नहीं होता। हाँ बहू, और 56 भोग कभी कभी ही अच्छा लगता है, हमेशा नहीं। और तुझे इस बात का एहसास हो, इसीलिए हम सब ने ये नाटक किया। नाटक मतलब? मतलब ये कि मेरी कोई नौकरी नहीं गई और ना ही हमारा घर हमसे लिया गया है। वो तो तुम्हारे हाथ का बना 56 भोग बार बार ना खाना पड़े और बाकी खाना ऐसे बर्बाद ना हो, इसीलिए हमने ये सब किया। ऐसे ही अगले दिन वो लोग अपने पहले वाले घर में आते हैं और अब कंचन अपनी सास से सिंपल सादा खाना बनाना सीख लेती है। ऐसे ही कंचन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।